न्यूज नशा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। साल 1983 में मनमोहन देसाई ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म बनाई थी, कुली। ये फिल्म 1983 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। तो आज कड़क खबर में इसका जिक्र नहीं, बल्कि रियल लाइफ में बन रहे नायक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस जो थे उनसे बातचीत की, और सिर्फ बात ही नहीं की, वहां पर उनकी वर्दी भी पहनी और उनका जो बिल्ला होता है वो भी पहना, और सर पे सामान भी उठाया। और उनकी ये जो विजुअल्स थे, फोटोग्राफ्स हैं, ये सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहे हैं। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर गए थे, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स के साथ यात्रा की और इसके दौरान बातचीत भी की, उनकी समस्याएं सुनी। वो दिल्ली के करोल बाग भी गए, वहां पर उन्होंने जो मैकेनिक्स थे उनके साथ कुछ वक्त गुजारा और वहां भी तमाम बातचीत हुई। यही नहीं, जब वो ऊटी पहुंचे तो वहां पर चॉकलेट फैक्ट्री गए। उन्होंने सिर्फ चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट ही नहीं बनाई, बल्कि वहां पर भी बातचीत की कि किस तरह से जीएसटी प्रभावित कर रहा है एमएसएमई को, और किस तरह से जो है वो एक एक जैसा आप कह लो कि एमएसएमई को ठीक करने के लिए एक समान दर लागू करने की जरूरत है। उसके बाद फिर राहुल गांधी की खबर ये भी आई कि एक सब्जी बेचने वाला, सब्जी वाले को उन्होंने घर में बुलाया, जिसका नाम रामेश्वर था, और उनके बीच काफी उन्होंने समय बिताया, बातचीत की, खाना खाया, और उसके बाद फिर रामेश्वर से बात हुई तो उसने कहा कि ये मुलाकात कुछ ऐसी थी जैसे कि कृष्ण और सुदामा के बीच रही है। तो ये सब क्या है? एक मेकओवर है, एक इमेज का बदलाव है। इसको किस तरह से देखा जाए, आइए समझते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नशा में। राजेश जी, सबसे पहले यही कि राहुल गांधी रियल लाइफ हीरो या ये क्या है फिर? देखिए, इसका उत्तर इतना आसान है नहीं जोया, जितना हम लोग समझ रहे हैं। और इस कदम को समझने के लिए हमें थोड़ा सा राहुल गांधी के सोच और समझ के स्तर पे जाना पड़ेगा। मैं आपको ये बात कहता हूं कि देखिए, ये देश के लिए बहुत ही नाजुक वक्त है। ये जब देश को समाज में जोड़ने की बात की जा रही है, हर वर्ग के बीच में हम ये पाते हैं कि आपस में फासला बढ़ता जा रहा है। तो जब ऐसे माहौल में जब वो जोड़ने की बात करते हैं, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो उसमें केवल मजहबी आधार नहीं होता, वो समाज के तमाम वर्गों का आधार होता है। जब वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं नफरत की दुकान बंद करने और प्रेम की, मोहब्बत की दुकान शुरू करने के लिए आया हूँ। तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये है कि वो इस देश का जो एक आम भारतीय का जो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो इस वक्त वो कर रहे हैं। वो एक आम भारतीय एक नुमाइंदे के तौर पे बात कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जो आज की जो घटना हुई है, मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए, मैं राहुल गांधी को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हूं। केवल भारत जोड़ो यात्रा ही नहीं, आपको याद होगा 2007 और 2008 में जब यूपीए सरकार भी सत्ता में थी, तो तब तो जाने के, क्योंकि आज तो अब उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि भाई सब कुछ है वो चुनावी नजरिए से कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो पूरे साल चुनावी मोड में रहती है, तो चुनावी मोड में रहने की वजह से उसने हम लोगों के भी सोच की एक दिशा बदल दी है, पलट गई है। तो हम लोग भी अब जो भी चीजें सोचने लगते हैं, वो चुनावी नजरिए से सोचते हैं कि राहुल गांधी अगर कुलियों के बीच में गए तो ये भी वोट की राजनीति है, वो कहीं और गए तो ये भी चुनावी नजरिए से।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 2007 और 8 में तब तो उनकी पार्टी सत्ता में थी और चुनाव भी आसपास नहीं थे, जैसे इन दोनों 5 राज्यों में हैं। तब भी वो बुंदेलखंड के इलाके में गए, आदिवासियों के घरों में गए, दलितों के घरों में गए, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ रात बिताई। और देखिए, मैं बताऊं आपको कि जब मैंने अभी आपसे कहा कि जब आपको राहुल गांधी बन के एक बार सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी की दादी और राहुल गांधी के पिता दोनों ही असमय गए, और जिस तरह से गए उसमें राहुल का जो किशोरावस्था थी या जवानी की शुरुआत थी, वो एक बहुत ही अत्यंत सुरक्षा की साए में बीती। तो जो ये इस परिवार की जो विशेषता है, वो विशेषता ये है कि वो समाज के साथ जुड़ के रहता है, और समाज के साथ ये वर्षों तक अपनी एजुकेशन के दरमियान, क्योंकि सुरक्षा जरूरी थी, तो वो कट से गए। तो अब उन्होंने समाज के साथ जुड़ने का, आपको याद होगा महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए तो उनके गुरु ने कहा था, उन्होंने पूछा कि भाई मैं क्या बोले, पहले भारत को समझो। तो बिल्कुल। भारत को कैसे समझोगे? आप भारतीयों के बीच में आप जाओगे, गांवों में जाओगे, लोगों से मिलोगे, गांव के लोगों की समस्याएं समझोगे, तब आप भारत को समझोगे। और 4-5 साल तक महात्मा गांधी ने गांव को समझा, हजारों गांवों में गए। तो देश को समझने का जो प्रक्रिया है, वो राहुल गांधी ने भी शुरुआत की। और मैं आपको बताऊं, वो राहुल बेसिकली सियासी मैं उनको नहीं मानता, क्योंकि जब से जितना भी मैंने जाना है, वो उनकी जो समझ है या जो उनका अपना रुचि का विषय है, वो भारत का समाज है, वो सियासत नहीं है। और इसलिए जब वो नैतिक आधार पर 2019 में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं, तो देखिए कितना मनाया गया उनको, उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए अपनी मॉरल वैल्यूज और सामाजिक वैल्यूज कुछ ज्यादा मायने रखती है। आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इतने वर्षों से, और जितने वर्षों से वो आई है, आधे हिंदुस्तान में उसके राज्यों में हुकूमत, मतलब चुनाव हारे हैं उसने। 15 प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव हारे हैं, लेकिन क्या किसी ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया? नहीं दिया। मैं एक उदाहरण और आपको बताता हूं कि देखिए, मैंने तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी कवर किया है। इंदिरा गांधी की कई बार इंटरव्यू लिए, और राजीव गांधी के भी इंटरव्यू लिए और कवरेज किया। तो इन दोनों में ये खास बात थी कि वो समाज के अंतिम छोर पे खड़े इंसान के साथ जुड़ते थे। इंदिरा जी आदिवासी इलाकों में जाती थी, पिछड़े इलाकों में जाती थी, उनके साथ खाना खाती थी, उनके साथ डांस करती थी। तो उनको दिखावे का, उस समय तो टेलीविजन भी नहीं होता था ना, कि लोग कहें कि टेलीविजन पे दिखने के लिए या स्क्रीन पे दिखने के लिए वो सब नाटक कर रही हैं। वो उनके साथ खाना खाती थी, रुकती थी, उनके साथ गीत गाती थी, मैंने देखा है। और राजीव गांधी डांस करते थे आदिवासी वेशभूषा में। उस समय तो भी टेलीविजन कोई बहुत ज्यादा विस्तार उसका नहीं हुआ था। तो ये एक, मैं कह सकता हूं कि एक आनुवांशिक असर है जो इस देश को समझना चाहता है, राहुल गांधी का। मैं उस श्रेणी में राहुल गांधी को खड़ा करना चाहता हूँ। जोया। राजेश जी, अभी जैसे वो जहाँ भी जाते हैं, जिस भी तबके से मुलाकात करते हैं ना, वहाँ उनकी समस्या सुनते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक जगह बनाने की ज़रूरत है, जिसको कि वो फ़ील भी करना चाह रहे हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है, वो ज़रूर उससे मुतासिर होती है, इम्प्रेस होती है कि अरे! देखो हमारे बीच आया, हमारी बात सुन रहा है। तो कहीं न कहीं वोट बैंक ज़रूर पॉलिश होती है, वो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि जब वो आनंद विहार गए और वहाँ उन्होंने कुली लोगों से बात करी, उनकी समस्याएँ सुनी, तो कहीं पर ऐसा कुछ इशारा तो नहीं है कि रेलवे का जो प्राइवेटाइज़ेशन है और जो वहाँ पर कुली की जो नौकरियाँ हैं, कुलियों की नौकरियाँ, उन पर एक संकट है, उसको किसी तरह से देखा जा रहा है? क्या इसको इस तरह से देखा जाए उनकी इस विज़िट को? देखिए, ये तस्वीर का एक दूसरा पहलू है। आप कह सकते हैं कि जो कुली, अगर मैं केवल सिर्फ कुली वर्ग की बात करूं, जो कुली साथी इस रोजगार में हैं, तो हुँ, पिछले एक दशक में, या आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार कुलियों पर पड़ी है। हाँ, लगातार हम लोगों ने 20-20, 25-25 किलो के बैग जब जो हम नहीं अपने हाथों से उठा पाते थे, तो हम उनकी मदद लिया करते थे और उनको हम बिल्कुल। पैसे देते थे। आजकल वो हुँ, पहिए ट्रक वाले बैग आ गए हैं, तो आप ये पाएंगे करीब करीब 40% रोजगार कुलियों का उसमें कम हो गया। अब बहुत बुजुर्ग लोग हैं
जो बिल्कुल भी नहीं उठा सकते, वही वर्ग ऐसा है। बच्चे अपना पिट्ठू बैग लाद के, और ये पहले कल्चर नहीं था, तो पिट्ठू बैग लादा और अपना पहिया घुमाया और घुमाते हुए ट्रॉली बैग लेके चल दिए। पहले तो वो बेडिंग भी कैरी करते थे ना राजेश साहब, पुराने जी, जमाने में तो होल्ड ऑन होता था। वो सब होता था। तो मैंने कहा, और दूसरा, आप 10 वर्षों में देखो कुलियों के पैसे में कितनी बढ़ोतरी हुई। रेलवे एक उनको पैसा देता है, पारिश्रमिक का एक उन्होंने पैमाना तय किया है, मापदंड तय किया है। क्या 10 साल में बढ़ा है? नहीं बढ़ा। महंगाई कितनी बढ़ी है, जोया बताएं आप। जो सब्जी, जो नमक, जो डीजल, पेट्रोल, जो तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट, हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। तो जी। अगर इस समस्याओं को समझना चुनावी नजरिए से देखा जाएगा, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक तरफ हम उन वर्गों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस वर्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बताइए कि अब जनाधार वाले नेता बचे कहाँ हैं? और जनाधार वाले, जो माफ कीजिए, जिन नेताओं की मैं बात करता हूँ, जिनके नाम पर भीड़ उमड़ पड़े। आजकल तो भीड़ लाई जाती है ना। हाँ, आप ये देखिए गार्ड। कि मोदी की सरकार में, मोदी जी को तो चलिए प्रेस से मिलने के लिए फुर्सत नहीं है, या वो प्रेस से ही नहीं मिल पा रहे हैं। आम आदमी से क्या मिलेंगे? आदिवासी से क्या मिलेंगे? पिछड़े वर्गों से क्या मिलेंगे? वो तो पढ़े लिखे वर्ग मीडिया के सामने तक नहीं आ रहे हैं। चलिए छोड़ दीजिए, हम मोदी जी को छोड़ दें। लेकिन जो उनके मंत्रिमंडल में हैं, जो लोग, कितने लोग हैं जो इस तरह से गाँव में जाते हैं, आदिवासी गाँव में जाते हैं, गाँव वालों के बीच रहते हैं, नहीं जाते। और माफ कीजिए, जनाधार से कटे हुए लोग हैं। और आज की तारीख में आप लिख लीजिए, इस मंत्रिमंडल के 60% चेहरे अगर नहीं रिपीट किए गए, तो वो हार जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जनाधार खो दिया है। ये मैं खुद, क्योंकि मैं पूरे महीने लगातार घूमता हूँ, जाता हूँ, उन लोगों के प्रति लोग क्या सोचते हैं, तो इक्का दुक्का लोग हैं। अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी में जनाधार वाले, अगर मैं कहूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, दूसरी नेत्री हैं उमा भारती, या एक आध नेता कोई और होगा। योगी को आप मान लें तो मान लें, क्योंकि योगी का अपना एक आकर्षण तो है, लेकिन जिस तरीके से वो देश चला रहे हैं, शायद वो बहुत एक आम भारतीय के नजरिए से बहुत बहुत नैतिक धरातल पर उतना अच्छा ना होगा। लेकिन अगर जनाधार वाले नेताओं की आप बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी में संख्या सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। जी। राजेश सर, कल जब महिला आरक्षण बिल पेश हो रहा था, तो उसमें राहुल गांधी ने ये बोला कि भवन तो बड़ा खूबसूरत है, मोर ऊपर भी है, मोर जमीन पे भी है। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट हिज पॉइंट फॉरवर्ड। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छा होता अगर यहाँ पर हम राष्ट्रपति जी को हम देखने को हमें मिलता कि वो भी इनवाइटेड हैं ट्रांसफर ऑफ पावर में। तो राष्ट्रपति मुर्मू का यहाँ पर नहीं होना क्या सिग्नल क्या दे रहा है, मैसेज क्या दे रहा है? देखिए, जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन था, तो ये मैं भी मानता हूं कि संसद का जो सर्वोच्च अधिकारी या देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रतिनिधि कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं है। ऐसे में, और फिर खासतौर पर जब वो एक दलित महिला हो, तो ऐसी सूरत में मैं भी ये बात महसूस करता हूं एक आम नागरिक के नजरिए से, कि अगर उस संसद के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के सत्र में अगर राष्ट्रपति होती, तो शायद शोभा बढ़ जाती। दूसरी चीज ये है कि चलिए राष्ट्रपति को आपने नहीं बुलाया, लेकिन जो बात राहुल गांधी ने कही, और भी अगर आपने केवल राष्ट्रपति की बात नहीं कही, उन्होंने एक बात और भी कही कि ये विधेयक बिल्कुल लागू होना चाहिए, वो पक्ष में हाँ, है। लेकिन अच्छा होता इसमें ओबीसी, अनुसूचित बिल्कुल। जाति और मैं उसी जनजाति पर के आने वर्ग वाली थी। शामिल किया जाता। हाँ। अब ये कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने क्यों कही? क्यों? मुझे याद है, जोया, जब देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी इस विधेयक पर बातचीत हुई थी, और सरकार की कैबिनेट में, तो चूंकि कई दल मिलकर सरकार चला रहे थे, तो मुझे याद है उमा भारती ने ये बात रखी थी कि इसमें ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों को भी उसमें उनके स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। यानी जो उमा राहुल भारती गांधी, ने अभी दोबारा फिर ये बात उठाई है। जी, तो ये इतनी पुरानी मांग है, लेकिन उसके बाद भी देवेगौड़ा ने इस चीज को माना और कहा कि हाँ, ये बात आप ठीक कह रही हैं, और उन्होंने उसको विचार के लिए भेज दिया। अब अगर 24 वर्ष के बाद
आप 9 साल से आपकी हुकूमत है, 24 वर्ष के बाद आप इस विधेयक को ला रहे हैं या 25-27 वर्ष के बाद, तो फिर कम से कम उसके जो संशोधन के प्रस्ताव थे वो तो पढ़ लिए होते। जब चुनाव सिर पर है, 6 महीने का चुनाव बचा है, 7 महीने का जी अनाउंसमेंट हो जाएगा लोकसभा का, और 5 राज्यों में हाँ अभी चुनाव होने हैं जो उत्तर भारत के बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं, तब आप ये विधेयक ला रहे हैं। और फिर देखिए क्या हुआ कि कल के सत्र के बहाने राहुल गांधी के भाषण और सोनिया गांधी के भाषण से ये चीज देश को पता चल गई कि वास्तव में तो राहुल गांधी का सपना था। इट्स अ ड्रीम ऑफ राहुल गांधी, राजीव गांधी। राजीव राजीव हाँ गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक के बारे में सबसे पहले सपना देखा। उन्होंने सबसे पहले इस बात को जोर शोर से उठाया कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और उन्होंने, हाँ ये बात ठीक है कि विधानसभाओं और संसद में बिकॉज नहीं हो पाया था ये, लेकिन एक बात तो हुई थी। आप देखिए आज भी वो कानून है, पंचायत से लेके स्थानीय स्तर पर और मेयर तक, नगर निगमों तक बिल्कुल 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। बिहार ने सबसे पहले लागू किया था, मध्य प्रदेश ने लागू किया था। तो ये एक केवल राजीव गांधी की वजह से। तो अगर इस आरक्षण विधेयक को लेके किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो वो स्वर्गीय राजीव गांधी, जिनके जीवन काल में तो ये सपना साकार न हो सका। अब जाकर के ये सपना अगर होता है, कितने साल लगते हैं, क्योंकि ये देखिए ये सियासी मकसद था इसका, जैसे मैंने कहा, क्योंकि क्या ये संविधान के जानकार, संसद के जानकार, भारतीय जनता पार्टी के जानकार और प्रधानमंत्री जी स्वयं क्या नहीं जानते थे कि अगले लोकसभा चुनाव में वो आरक्षण दे ही नहीं सकते? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में वो आरक्षण दे ही नहीं सकते। अभी परिसीमन होगा, वो एक लंबी प्रक्रिया है। परिसीमन के बाद फिर उसमें कहीं ये आरक्षण का सिलसिला आएगा और उसमें फिर जो सीटें होंगी वो 33 यानी करीब करीब 181 सीटें जो बनती हैं, तब जाकर के उनको मिलेगा। तो शायद मुझे लगता है कि 2029 के चुनाव तक ये हो पाएगा। तो जी 2029 के चुनाव में जिस बात को होना है उसको आपात सत्र बुला के करते हैं, इससे तो पता चल जाता है कि आपकी नजर नीति मंशा क्या है। जी राजेश सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब सदन में ये बात बोली कि दलित और पिछड़ी जाति के महिलाओं को वो मौका नहीं मिलता जो बाकी सबको मिलता है, तो बड़ा हंगामा हुआ था। तो उनका इशारा किस तरफ था? उनका इशारा ये था कि देखिए अभी भी, चलिए आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, आरक्षण की बात आई क्यों? जब आप प्यासे होते हैं तभी तो आप पानी का ग्लास लेते हैं ना। जब आप भूखे होते हैं तभी आप खाना मांगते हैं। जब आप बेरोजगार होते हैं तो आप रोजगार मांगते हैं। आरक्षण आप क्यों मांग रहे हैं? देश की आजादी से के बाद 75 साल होने को आए हैं। अगर आपने ओबीसी को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को ये उस तरह से उसी अनुपात में, जिस अनुपात से देश की आबादी बढ़ रही है, अगर उनके लिए भी स्थान आरक्षित किए होते, हर जगह उनको प्रतिनिधित्व दिया होता, संसद में, विधानसभा में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, जिला पंचायत में, तो शायद ये मांग उठती ही क्यों? जाहिर सी बात है, आप पुराने आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो दोनों बड़ी पार्टियां, बाकी छोटी पार्टियों की तो अलग बात आप हम करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ही बात करें तो इन दोनों पार्टियां जो हैं चुनाव के वक्त में जो जो टिकट देती हैं उसमें 19-20 का फर्क रहता है। यानी अभी तक उनकी पार्टी के पास इतने महिला चेहरे नहीं होते जिनको वो 25% 30% या 33% टिकट देकर के चुनाव लड़ा सके। तो अब ये बहुत इस देश के लोकतंत्र के लिए एक संकट का प्रश्न इसलिए भी है कि देखिए ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला नौजवान देश है। 35 करोड़ लोग नौजवान हैं और 35 करोड़ लोग नौजवानों की जब मैं बात करता हूं तो इसका अर्थ यह है कि करीब करीब 15 करोड़ पढ़ी लिखी नौजवान लड़कियां हैं, युवा लड़कियां हैं। महिलाओं को जब से 50% आरक्षण मिला है वो करीब करीब 20 साल होने को आए, तो उनके अंदर भी अब वो राजनीति की ट्रेनिंग मिल गई है। वो मेयर रह चुकी हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो अब उनको और ऊपर जाने का, उड़ान भरने का सपना वो भी देख रही हैं। तो एक तरफ तो हम पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे हैं, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, एक तरफ हम अपनी महिलाओं की स्थानीय स्तर पर सियासी ट्रेनिंग भी उनको दे रहे हैं, और हम लेकिन संसद और विधानसभा में नहीं आने देना चाहते हैं। जब नहीं आने देना चाहते हैं तो कोई क्या करेगा?
आरक्षण की मांग तो इसीलिए आती है। अगर आपने बहुत ही न्याय किया होता तो शायद ये बात नहीं आती। राजेश, तो डीएमके नेता जो है उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने ये आरोप लगाया कि नई संसद के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेदभाव के कारण नहीं बुलाया गया। एक तरफ से आप देखिए कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला और उदयनिधि स्टालिन ने भी बोला। कांग्रेस की राजनीति अब करवट ले रही है, तो किस तरफ ले रही है? अगर ये मैं अपने दर्शकों को आपके जरिए समझाना चाहूंगा। देखिए, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, अभी शायद मैंने राष्ट्रपति जी को दलित बोला था। दलित तो रामनाथ कोविंद थे, ये आदिवासी हैं, तो शायद जी, मेरा स्लिप ऑफ टंग था। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा ना कि ये कचोटती है ये चीज। और जब कोई सोसाइटी अपने समाज के एक से लेकर समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों की, आदि इंसान की चिंता नहीं करती, तब फिर समाज के भीतर वर्ग संघर्ष पैदा होता है। आपको अगर कोई चीज चाहिए, जब आपको कोई नहीं देगा तो आप हक से लेंगे, उसके लिए आप लड़ाई लड़ना चाहेंगे। कांग्रेस ने इस बात को समझा है। और कांग्रेस का दरअसल एक बात और भी हुई थी कि आजादी के बाद जब देश आगे बढ़ रहा था, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसमें सब थे। उसमें अल्पसंख्यक भी थे, बहुसंख्यक भी थे, दक्षिणपंथी भी थे, वामपंथी भी थे, उसमें दलित भी थे, आदिवासी भी थे, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सब थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ हमारी राजनीति में राजनीतिक अस्थिरता आती गई और कुछ क्षेत्रीय और प्रादेशिक दलों ने जाति, जाति और मजहब की राजनीति करनी शुरू कर दी, तो उससे क्या हुआ, कांग्रेस का अपना जनाधार बिखर गया। कांग्रेस का एक, आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए जो है, उत्तर प्रदेश में जो दलित था वो बीएसपी के बनने के पहले कहाँ जाता था वोट? जाहिर है बिल्कुल। कांग्रेस के पास। समाजवादी पार्टी के बनने के पहले ओबीसी का वोट, यादव वोट बैंक के जो तमाम जो जातियां हैं वो कहाँ जाती थी? कांग्रेस के पास। लेकिन जब ये पार्टियां बन गई तो उन पार्टियों के बनने से कांग्रेस का वोट बैंक इंटैक्ट था, वो बिखर गया। तो अगर हाँ, कांग्रेस की चिंता कर रही है, हम अगर चुनावी नजरिए से भी देखें, सियासी नजरिए से भी देखें, तो दो कारण बनते हैं। एक तो कारण ये कि वो अपना पुराना जो ढांचा है कांग्रेस का, जिसमें उसके पास एक व्यापक समाज का रिप्रेजेंटेशन होता था, उसको वो इकट्ठा करना चाहती है। और दूसरा, अब कांग्रेस अकेली नहीं है, अब कांग्रेस को 25 दल और साथ में है, जिसका के नाम इंडिया है, उस गठबंधन का। तो अब कांग्रेस को सबसे बड़ा दल होने के नाते 12 करोड़ के आसपास, 12.5 करोड़ के आसपास अभी भी कांग्रेस का ठोस वोट बैंक है। तो 12-13 करोड़ का वोट लेकर के जो पार्टी बैठी है, जाहिर है इंडिया के भीतर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बनती है। और जब उसकी जिम्मेदारी बनती है तो वो फिर अपने सहयोगी दलों की भी चिंता करेगी। वो समाजवादी पार्टी की चिंता करेगी, वो जेडीयू की चिंता करेगी, वो आरजेडी की चिंता करेगी। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं होगी, जिसके के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में जाके बोलते हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। और इसलिए एनडीए से देखा आपने, उनका सबसे पुरानी जो सहयोगी थी, जो बड़ा भाई जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते थे, शिवसेना छिटक गई। अकाली दल पुराना, कितना पुराना सहयोगी था, अकाली दल छिटक गए, जेडीयू छिटक गई, कितने सारे दल उनके साथ छिटक गए। तो अब एक तरफ आप देखिए, एक तरफ वो है जो क्षेत्रीय और प्रादेशिक दलों के पक्ष में नहीं है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अब इन दलों की हत्या हो जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने सहयोगी दलों के वोट बैंक की भी चिंता कर रही है कि भाई इसमें ओबीसी को भी होना चाहिए, इसमें अनुसूचित जाति को भी होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति को भी होना चाहिए। तो ये इसका फायदा अगर उनको होगा तो अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर है कांग्रेस को भी होगा। जी। तो राहुल गांधी का जैसे हम लोग अभी जिक्र कर ही रहे थे कि जो नया अवतार है, नया थॉट प्रोसेस है, ही इज प्लेइंग अ मेजर रोल। इंडिया अलायंस में भी ही इज प्लेइंग अ मेजर रोल। बहुत सूझबूझ के अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की हुई थी, उसमें से भी जो खबर निकल के आई उसमें यही था कि हर एक मुद्दे को चुनाव से जो जुड़ा हुआ है बहुत ज्यादा इन डिटेल उस पर चर्चा हुई है, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब ये राहुल गांधी द चेंज अवतार है ना, जननायक जिनको हम लोग कह सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं बनने की, जब ये संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि डरो मत, अपने भाषण के बीच में जब वो बोलना शुरू करते हैं तो कहते हैं डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, मगर पॉज रहता है, उसका क्या मतलब निकाला जाए?
देखिए उसका मतलब ये निकाला जाए कि जब वो कहते हैं कि डरो मत, आप ये बताइए महिला आरक्षण विधेयक में जब से आया या उससे पहले चर्चा हुई या जब भी पार्टी फोरम पे भी चर्चा हुई होगी, एक उदाहरण आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किसी ने इस संशोधन की मांग की हो? किसी ने उससे कोई अपना अलग राय व्यक्त की हो? क्यों? क्योंकि आला कमान के सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता। डर जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी, वो यही बात कह रहे हैं। सिर्फ एक और एक महिला है, जब संसद में वो विधेयक पेश हुआ और उसने देखा कि इसमें ओबीसी की बात नहीं है, इसमें अनुसूचित जाति की बात नहीं है, इसमें अनुसूचित जनजाति की बात नहीं है, वो है उमा भारती। तो उसने तुरंत प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, कल ही, और प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसके पास उत्तर भी आ गया। उसने पब्लिकली इस बात को कल सबके सामने बोला भी कि मैं इस विधेयक से संतुष्ट नहीं हूं और इससे इतने बड़े वर्गों का, जो समाज का बड़ा वर्ग है, उसका भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ जाएगा। ये वो चीज है जो जहां आप पूछती हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत, डरो मत, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी से भी अपेक्षा कर सकते हैं कि आप सच बोलना तो सीखो भाई, डरो मत। दूसरी चीज ये है कि देखिए राहुल गांधी, अगर हम सियासी जननायक शब्द आपने अभी इस्तेमाल किया, जी। संभव है अब तो देखिए इट्स टू अर्ली टू से 2024 में क्या होगा, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। इन केस अगर कोई राहुल गांधी को कोई अवसर आता है तो राहुल गांधी कोई संत या फकीर तो है नहीं, हो सकता है जिम्मेदारी मिले। और हमने देखा है कि जब जिम्मेदारी उनको मिली थी, आपको याद होगा 2018 में जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें साफ हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी का डर यही तो है कि अगर ये व्यक्ति उसको ले, भारतीय जनता पार्टी का डर ले देकर गांधी परिवार में ले देके राहुल गांधी, कि जिसने केवल अपने 6 महीने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में 3 प्रदेशों की सत्ताएं भारतीय जनता पार्टी की छीन ली। और केवल इतना ही नहीं, उस कूटनीति की बदौलत जब समाजवादी पार्टी के साथ समझौता वो करता है, तो उत्तर प्रदेश में जो सीट मुख्यमंत्री योगी के इस्तीफा देने से गोरखपुर की रिक्त हुई थी, उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। इसका क्या अर्थ लगाएंगे आप कानपुर से जब वो उप मुख्यमंत्री जो मौर्य थे, वो भी चुनाव हार जाते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीट है, वो भी हार गए। तो इसका अर्थ, तभी तो ये राहुल गांधी से डरते हैं ना। और दूसरी चीज देखिए, आज की राजनीति में हम सब मॉरल वैल्यूज की कमी को महसूस करते हैं, नैतिकता की कमी को महसूस करते हैं। जब 2019 का चुनाव हुआ और उसके जो रिजल्ट आए, तो उसमें हमने देखा कि उसके बाद जब कांग्रेस को शर्मनाक हार हुई, तो राहुल गांधी ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। आज आप 9 साल में देखिए, 9.5 साल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आने के बाद 15 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारे हैं। 15 राज्यों में। क्या किसी ने नैतिक आधार पर कोई इस्तीफा दिया? आप मुझे बताइए। किसी ने नहीं दिया। जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं करा सकती, कांग्रेस में तो मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव से जीते। आप बेशक लोग कहते रहे, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी का चुनाव हुआ था, उनको तो कहीं से एक्सटेंशन लेटर मिला था, उनके अध्यक्ष का कहीं से। अब उनके ऊपर कौन है एक्सटेंशन लेटर देने वाला, आप बताइए। यही हुआ था ना कि उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। अरे किसने कर दिया भाई? पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कौन होता है? तो ये मेरे कहने का मतलब है कि राहुल अगर जननायक की जो बात आप करती हैं, तो उस जिम्मेदारी से मेरा ख्याल है पीछे नहीं हटेंगे। बट अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी है, अभी अगले साल चुनाव है और जी अभी राजेश से। जी, मैं टाइमिंग पर जरूर सवाल करूंगी, क्योंकि जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था, तो उस वक्त राहुल गांधी यूरोप दौरे पे जाते हैं और वहां पर पेरिस में, है ना, ब्रसल में जाकर बातें करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको जो भी नाराजगी थी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच चुना और वहां जाके उन्होंने तमाम बातें कही। अब आज जब संसद में विशेष सत्र चल रहा है, तो वो पहुंच जाते हैं कुली के बीच में। क्या हेडलाइन में बनने की ये एक स्ट्रैटेजी है कांग्रेस की, जो राहुल गांधी के मेकओवर पे काम कर रही है? मेरा ख्याल है स्ट्रेटजी तो नहीं, लेकिन हाँ, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, उस पार्टी को जो देश के स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में रही हो,
उस पार्टी ने जिसने कि कई प्राइम मिनिस्टर अपने इस देश को दिए हों, तो चुनाव के वक्त अपनी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुराई है। तो पेरिस जाएं या फ्रांस जाएं या अमेरिका जाएं या लंदन जाएं या कनाडा जाएं, जहां भी जाएं, उसमें उन्होंने ये तो नहीं किया, जैसा कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का भारत की विदेश नीति का सर्वाधिक आलोचना करने का जो अध्याय है, या मैं कहूं कि शर्मनाक अध्याय है, कि भारत की सरकार वहां पे ट्रंप के प्रचार में पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी जी गए वहां पे, इस बार ट्रंप सरकार, उन्होंने नारा लगाया, हम भारत कभी भी किसी दूसरे देश में इस तरह से इलेक्शन कैंपेन में ना साथी रहा है, ना कोई ऐसा इतिहास है, और ना ही हमारी विदेश नीति ये कहती है। तो कम से कम ये तो नहीं किया गया ना। जो चीज की गई राष्ट्र विरोधी तो नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज उठाना, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें आलोचना का बिंदु है, बजाय इसके कि आप कोई जाए और गलत आंकड़ा देके जाता है कि भारत की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी तो 600 करोड़ है। तो ऐसी बात है। जी, संसद में राहुल गांधी ने और भी कुछ कहा, जिसमें था कि जो 90 सेक्रेटरीज जो सरकार का सारा कार्यभार संभाले, उसमें से सिर्फ 3 हैं जो ओबीसी से हैं। तो मतलब इस तरह का वोट बैंक, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया कि वो बिखर गया था कांग्रेस से, उसको दोबारा से समेटने की एक कोशिश है, सोची समझी कोशिश है ये। और इसको क्या, अभी तेलंगाना में जो रैली हुई है, वहां पे राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने यही बोला कि टीआरएस ने अपना नाम बदलकर बीआरएस भाजपा रिश्तेदार समिति कर लिया है, और एक तरफ राज्य के अमीर और ताकतवर होंगे, तो दूसरी तरफ हमारे साथ, यानी कि कांग्रेस के साथ गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक, किसान और छोटे दुकानदार होंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि कर्नाटक में जो हुआ है वो तेलंगाना में अब दोहराया जाएगा। क्या ये एक सक्सेस फॉर्मूला कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी के हाथ लगा है? देखिए, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको कांग्रेस के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कांग्रेस, मैं 1976 से पत्रकारिता में हूं, यानी 47 साल मुझे पत्रकारिता के हो गए। जब से मैं कवर कर रहा हूं, और जो मुझे थोड़ा बहुत पुराना अंदाजा है, 1964 में जब कामराज अध्यक्ष थे संभवतया कांग्रेस के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और कांग्रेस ने अपने पार्टी संविधान में एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो था समाजवाद का। और समाजवाद वो कहता है कि समाज में कोई किसी विशेष जाति को ऊपर नहीं उठाया जाएगा, किसी विशेष जाति को नीचे नहीं ले जाया जाएगा, सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, जैसा कि हमारा संविधान कहता है। और हमने पाया है कि कांग्रेस ने हमेशा बिना जाति, पाति, मजहब का ख्याल किए इसी आधार पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन जैसा कि मैंने जब कहा आपसे कि जब क्षेत्रीय और प्रादेशिक पार्टियां जाति और उपजाति के आधार पर बनने लगी, और जब 1990 के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर के मुद्दा उठाया, तो इस देश की जो सियासत है वो कई खंडों और उपखंडों में बट गई। तो कांग्रेस के लिए ये एक हक्का बक्का होने का वक्त था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी इस तरह की कोई राजनीति की ही नहीं, खंडों में बांट के काम करने की। तो अब लेकिन जब उसके इसलिए आपने देखा कि कांग्रेस बाद के 90 के बाद कमजोर होती गई। क्यों? क्योंकि उसके ओबीसी का एक अलग पार्टी ले गई, दलितों का एक अलग पार्टी ले गई, अल्पसंख्यकों का एक अलग पार्टी ले गई, जाति और धर्मों के आधार पर पार्टियां बनती गई, और कांग्रेस का वोट बैंक बिखरता गया। अब उसको इंटैक्ट करने के लिए अगर वो सभी वर्गों की बात करती है, सभी को साथ लेके चलने की बात करती है, तो उसको ये करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर, समय की कमी है, वरना तो हम अभी आपसे और भी जानकारी लेते। आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रियल लाइफ यानी जन नायक बन रहे राहुल गांधी लोगों के दिल में जगह बनाने में कितने कामयाब होंगे, ये इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राजनीति कितनी सफल होती है ये भी देखना पड़ेगा। अब इंडिया गठबंधन बन गया है, और उसको जरूरत होगी कि वो बहुत सूझबूझ के साथ फैसले ले। न्यूज नशा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।